तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन कंफर्म हो चुका है और कैसे मेकर्स कनेक्ट करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम को एवेंजर्स डूम्सडे से? चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब देखो, जो ट्रेलर डूम्सडे का सिनेमा कॉन में दिखाया गया, उसकी डिटेल्स और जो नए क्लूज तब से ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, उनके बेसिस पर मुझे लगता है कि मैंने डॉक्टर डूम की स्टोरी को कनेक्ट कर लिया है डूम्सडे के लिए, और ये भी समझ आ रहा है कि एंड गेम की री रिलीज से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर्स अब इसे एक मस्ट वॉच कंपेनियन बोल रहे हैं जो एवेंजर्स एंड गेम और डूम्सडे के बीच एक डायरेक्ट ब्रिज बनाता है। अब सिनेमा कॉन में ट्रेलर दिखाने से पहले केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया था कि एवेंजर्स एंड गेम 25 सितंबर को दोबारा थिएटर्स में रिलीज होगी, और उन्होंने ये भी रिपीट किया कि एवेंजर्स डूम्सडे वहीं से कंटिन्यू करेगी जहां एंड गेम खत्म हुई थी। अब हमें दिसंबर वाले फर्स्ट टीजर से पता है कि हम डूम्सडे में किसी न किसी पॉइंट पर स्टीव रॉजर्स के घर वापस जाएंगे, जहां वो पैगी कार्टर के साथ फाइनल सीन में था। और तब से काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब स्टीव रॉजर्स अपने बेबी के साथ इस घर में होगा, तब डॉक्टर डूम आएगा और इनकी लाइफ इंटरप्ट करेगा और शायद इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि उससे पहले एक अलग ओपनिंग सीन होगा जो एंड गेम की एंडिंग से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा एक स्पेसिफिक तरीके से। क्योंकि देखो, केविन फाइगी ने एंड गेम की री रिलीज के बारे में ये कहा, हम फैंस के लिए एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस ला रहे हैं जिसमें कभी ना देखी गई फुटेज और कुछ नए सरप्राइजेज होंगे। और फिर सिनेमा कॉन के बाद एक और इवेंट में को डायरेक्टर जो रूसो ने एंड गेम री रिलीज के बारे में ये कहा, हम एंड गेम को दोबारा रिलीज करेंगे ऐसे फुटेज के साथ जो डूम्सडे की स्टोरी में सेट है, और कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड गेम से डूम्सडे तक एक यूनिक तरीके से ब्रिज बनाने की। और क्योंकि ये मूवी इतनी सक्सेसफुल थी तो हमें इसे री रिलीज करने का मौका मिल रहा है। सो ये एक फैक्ट है कि हम डूम्सडे की स्टोरी को एनहांस कर सकते हैं एंड गेम से कनेक्ट करके, और उन कैरेक्टर्स के साथ जिनके साथ इतने सालों तक हमने काम किया है, जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, उनकी स्टोरी को कंटिन्यू करना ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो जब रूसो यूनिक वे बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका मतलब सिर्फ इतना है कि सडनली सीन वापस स्टीव और पैगी के डांस पर कट हो जाए या सिर्फ इस घर में कुछ हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज टोटली यूनिक नहीं होगी। काफी मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा ही होता है, जहां स्टोरी फ्यूचर में जंप कर जाती है, सेम लोकेशन दिखाती है और कैसे कोई नई चीज आके उस पीस को डिस्टर्ब करती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 मूवी, जिसमें बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1 के एंडिंग सीन को रिक्रिएट किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात कि रूसो ब्रदर्स को यह चीज अच्छी तरह पता है कि उनकी मूवीज के कंपोजर वही है जो बैक टू द फ्यूचर के थे, एलन सिल्वेस्ट्री। अब एक थ्योरी ये भी थी डूम्सडे का फर्स्ट टीजर आने से पहले कि एंड गेम के री रिलीज में नया पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड हो सकता है, और वो सीन शायद वहीं से पिक करे जहां 2019 वाली एंड गेम के क्रेडिट्स के दौरान हैमरिंग की आवाज सुनाई दी थी, जब मार्वल स्टूडियोज का लोगो स्क्रीन पर आया था बिल्कुल लास्ट में। और जब इस साउंड के बारे में रूसो ब्रदर्स और केविन फाइगी से पूछा गया था तो उन लोगों ने कंफर्म किया था कि ये हैमरिंग साउंड एक्चुअली टोनी स्टार्क को याद दिलाने के लिए थी, जब उसने 2008 की आयरन मैन फिल्म में केव के अंदर बॉक्स ऑफ स्क्रैप से अपना पहला आर्मर बनाया था। यानी ये एक तरह का ट्रिब्यूट था कैरेक्टर के लिए और इन्फिनिटी सागा को प्रॉपर्ली बुक एंड करने के लिए। लेकिन अब समय बदल चुका है एंड करंटली थ्योरी ये है कि ये एंड गेम के री रिलीज में एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड होगा, जो एक्चुअली डूम्सडे का ओपनिंग सीन भी हो सकता है। और उसमें रिवील होगा कि जो हैमरिंग हमने सुनी थी वो टोनी की नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम की है। यानी पहली बार हम डूम को बिना मास्क के देखेंगे जब वो अपना आर्मर फोर्ज कर रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे फर्स्ट आयरन मैन मूवी में टोनी को केव में दिखाया था बॉक्स ऑफ स्क्रैप्स के साथ। तो अब सिनेमाकॉन अनाउंसमेंट और डायरेक्टर्स की बात सुन के लगता है कि ये थ्योरी काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है। लेकिन इस बात को हवा देती है ये चीज कि पिछले हफ्ते डूम्सडे कंपोजर एलन सिल्वेस्ट्री ने कंफर्म किया है कि डूम्सडे का कंपोजिंग सेशन लंदन की एबी रोड्स स्टूडियोज में स्टार्ट हो चुका है, जहां उन्होंने पोस्ट की ये इमेज जिसमें लेफ्ट साइड पर कंपोजर माइकल जियाचिनो है और बीच में है फिल्म एडिटर जेफरी फोर्ड, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से लेकर अब तक ऑलमोस्ट सारी मेजर MCU मूवीज एडिट करी हैं, इंक्लूडिंग चारों एवेंजर्स, जहां वो रूसो ब्रदर्स के साथ काम करते हैं इन बड़ी और कॉम्प्लेक्स फिल्म्स को असेंबल करने में। लेकिन यहाँ असली डिटेल है बैकग्राउंड में स्क्रीन पर लिखी ये लाइन, इंटीरियर आर्मर रूम डूमस्टैट। तो डूमस्टैट का मतलब कैसल डूम, जो डॉक्टर डूम का मेन रेजिडेंस होता है लेटवेरिया में। तो फिल्म स्क्रीन प्ले में इसे स्लग लाइन बोला जाता है, मतलब एक तरह की हेडलाइन जिससे पूरा क्रू समझ जाता है कि सीन का इंटीरियर या एक्सटीरियर और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब ये लाइन इंटीरियर आर्मर रूम डूमस्टैट मतलब ये सीन डूम कैसल के
आर्मर रूम के अंदर का होगा। और इस फोटो को देखकर मुझे लगता है कि ये कंपोजिंग सेशन मूवी के स्टार्ट का मोमेंट है, क्योंकि डूम्सडे मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही पोस्ट प्रोडक्शन में गई है और ये स्लग लाइन जो स्क्रीन पर दिख रही है उससे हिंट मिलता है कि एवेंजर्स डूम्सडे इसी सीन से स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब ये होगा कि मूवी स्टीव रॉजर्स के घर से नहीं बल्कि ये स्टार्ट होगी डॉक्टर डूम के साथ उसके आर्मरी में कैसल डूम के अंदर से। अब इमेजिन करो कि आप एंड गेम का री रिलीज देख रहे हो और जैसे ही वो फाइनल हैमर साउंड सुनते हैं स्क्रीन ब्लैक से कट होके एक नए सीन पे चली जाती है, डूम्सडे का ओपनिंग सीन जहाँ लेटवेरिया में डूम कैसल दिखाया जाता है। फिर कैमरा डॉक्टर डूम की आर्मरी की तरफ मूव करता है जहाँ हम पहली बार विक्टर वॉन डूम को बिना मास्क के देखते हैं जो अपना मास्क खुद हैमर करके बना रहा है। और उसके बाद वो ट्रेलर में बोली गई डूम की लाइंस आ सकती हैं एक हैवी लेटवेरियन एक्सेंट में, समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट एबल टू डिटर, बिफोर दिस डे इज डन वी शैल बी फेस्ड विद द अनथिंकेबल डिसीजन। अब सवाल ये है कि डूम ये लाइंस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा होगा, क्योंकि जो शॉर्ट्स ट्रेलर में हैं कि ये थॉर से फाइट कर रहा है वो बिल्कुल हॉस्टाइल है। वहां पर इसके पास टाइम नहीं होगा कि वो गॉड ऑफ थंडर को कामली वॉर्न करे समथिंग इज कमिंग और अनथिंकेबल डिसीजन के बारे में। तो मेरा मानना है कि ये डायलॉग एक्चुअली फिल्म के ओपनिंग सीन में हो सकता है जहाँ विक्टर ये वार्निंग अपने किसी क्लोज इंसान को दे रहा हो लेटवेरिया में, मे बी वो उसकी मदर हो सिंथिया वॉन डूम, क्योंकि कॉमिक्स में विक्टर और उसकी मदर सिंथिया का रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट होता है और शायद उसी को वो वॉर्न कर रहा हो जिसे एंड में उसे छोड़ना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, एक अनथिंकेबल डिसीजन। अब आपको याद होगा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के फ्यूचर फाउंडेशन में वो लेटवेरिया की एम्प्टी चेयर थी और जिसपे उसका फ्लैग भी लगा हुआ था, जिससे ये तो कंफर्म होता है कि ये चेयर विक्टर वॉन डूम के लिए ही थी, क्योंकि अगर कोई और होता तो यहाँ पे प्रेजेंट होता। सो ये चेयर डूम के लिए थी तो क्लियर बात है कि उसकी इमेज इस टाइम तक क्लीन होगी पूरे वर्ल्ड के सामने, जिसमें विक्टर एक साइंटिस्ट भी हो सकता है जो रीड रिचर्ड की तरह वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अलग टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ जो रीड की पॉपुलर टेक से डिफरेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम इन कैरेक्टर से जो हमने अभी तक देखे हैं उनसे बहुत स्मार्ट, डिफरेंट और पावरफुल होने वाला है। जहां सिनेमा कॉन में जो रूसो ने इस मूवी में विक्टर वॉन डूम के बारे में ये कहा था, वो मार्वल के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है। वो एक साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, जीनियस है और मैजिशियन भी है। वो हमेशा सबसे ब्रिलियंट हीरो से भी 3 कदम आगे रहता है, इसलिए उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। और जब 2024 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम अनाउंस किए गए थे तब मूवी का प्लॉट डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक लाइन का यूज किया था, वो था New mask. Same task. तो अब जो सेम टास्क है उसे हम काफी हद तक समझ चुके हैं कि टोनी स्टार्क का लाइफ लॉन्ग गोल था दुनिया के अराउंड एक प्रोटेक्टिव आर्मर बनाना, और अब विक्टर वॉन डूम भी अपने तरीके से वही सेम काम करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि डूम्सडे का ओपनिंग सीन जो एंड गेम के री रिलीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में आ सकता है वो ये दिखाएगा कि विक्टर वॉन डूम शायद फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के इवेंट्स के 4 साल बाद ये डिस्कवर करेगा कि उसका 8-8 यूनिवर्स मल्टीवर्स में दूसरे अर्थ के साथ कोलाइड होने वाला है, यानी कि एक मैसिव एपोकलिप्टिक इंकर्जन आने वाला है जिससे बचने के लिए उसे कोई बड़ा अनथिंकेबल डिसीजन लेना होगा। और ये भी हो सकता है कि रीड ने जो टेलीपोर्टेशन टेक यूज की थी गैलेक्टस से डील करने के लिए उसने अर्थ 8-8 के लिए मल्टीवर्सन कोलिजन प्रोसेस फास्ट कर दिया हो, क्योंकि याद करो उस मूवी में रीड के ब्लैक बोर्ड पर कुछ नोट्स थे जहां मल्टीवर्स रिस्क के बारे में स्पेकुलेशन थी। तो अब लेटवेरिया में विक्टर वॉन डूम डूम्सडे के ओपनिंग सीन में एक नया आर्मर हैमर करके बना रहा होगा, एक ऐसा आर्मर जो पावरफुल मैजिक से भी इम्यून हो ताकि वो इंकर्जन इफेक्ट से भी इम्यून हो सके, और सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि वो इस मैजिक को एक्सटेंड करेगा 3 अलग अलग यूनिवर्सेस के ब्रोकन पीसेस पर, इंक्लूडिंग उसका खुद का यूनिवर्स, और उन सबको जोड़कर वो बनाएगा एक नई अर्थ जिसे हम देखेंगे एज बैटल वर्ल्ड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, एक ऐसी दुनिया जिसके अराउंड उसका मैजिकल आर्मर प्रोटेक्शन की तरह काम करे। और ऑनेस्टली जो क्रेजी ट्रेलर शॉट्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं कि डॉक्टर डूम सिर्फ 2 उंगलियों से थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोक देता है और उससे निकल रही लाइटिंग भी रिपेल कर देता है, उससे ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है कि डूम का आर्मर सिर्फ टेक नहीं बल्कि मैजिक से भी फुल पावर्ड है। और इसीलिए जो रूसो ने इसे मैजिशियन बोला, क्योंकि याद करो स्टॉर्म ब्रेकर को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नेडर वेलियर पर फोर्स किया गया था, जो एक मैजिकल गॉड किलर वेपन है एंड जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी काउंटर कर सकता है। तो अगर डूम इतना इजीली स्टॉर्म ब्रेकर को रिपेल कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसका आर्मर मैजिक के उन लॉस के भी ऊपर ऑपरेट करता है जो स्पेस, टाइम, रियलिटी
पावर, माइंड और सोल को भी गवर्न करते हैं। अब लास्ट, जिस तरीके से केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स इस री रिलीज को पुश कर रहे हैं और उसे क्रिटिकल कंपेनियन बोल रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि जितना भी मैंने बताया उससे ज्यादा ही हमें डूम्सडे का मसाला इस री रिलीज एंड गेम में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब अगर आपको जानना है कि सिनेमाकॉन के ब्रांड न्यू डे के न्यू फुटेज में क्या क्या दिखाया गया, तो वो जानने के लिए आप चेकआउट कीजिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।